नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार यूपी पीसीएस के जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा था, शायद 2019 में ही पूछा था कि भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का वर्णन कीजिए। 125 वर्ड में क्वेश्चन था ये। तो ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछा भी गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हमारे जीएस पेपर 1 में जो सिलेबस है यूपी पीसीएस में, उसमें जो इतिहास वाला सेक्शन है, उसमें 1965 तक के इतिहास के बारे में पूछने के लिए सिलेबस में लिखा हुआ है। और आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो है प्रमुख घटनाओं के बारे में इतिहास में पूछने के लिए सिलेबस में लिखा हुआ है। उसमें 1947 आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी घटना थी वो एकीकरण की घटना थी कि बहुत सारे 550 से 565 रियासतें थी, वो सब अलग अलग थीं। उसका एकीकरण करना, भारत संघ का निर्माण करना जरूरी था। एक बहुत बड़ा टास्क था एकीकरण की समस्या का। तो उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ के साथ कैसे मिलाया, इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका अध्ययन करते हैं। साथ में इनकी जो शिक्षा है, इनका जीवन पद्धति है, इन्होंने क्या आंदोलन किए, वो इतिहास में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कुछ बातें हम एथिक्स में भी इनकी कोट कर सकते हैं, निबंध में कोट कर सकते हैं। कई सारे जो इतिहास के प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो यदा कदा हम उनकी चीज़ों को कोट कर सकते हैं। उनके जीवन के जो संघर्ष रहे हैं, उन्होंने क्या काम किए थे, कुछ निर्णय क्या किए थे कठोर समय पे, उसको हम लगा सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। शुरू करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875, इनका पूरा ध्यान रखिए अच्छे से, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही हर साल ये राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, तो ये पूरा ध्यान रहे। 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था नाडियाड, गुजरात में। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया तथा 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। वे ज़िले अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। तो इतिहास में देखें हम, जवाहरलाल नेहरू अधिवक्ता थे, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, फिर मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, फिर अभी देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत सारे लोग अधिवक्ता थे। तो ये भी जो है वकालत करते थे। सन 1900 में उन्होंने गोधरा में स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना की। स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना की और 2 साल बाद खेड़ा जिले के बोरसद नामक स्थान पर चले गए। तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, खाली ये ध्यान दें भाई, 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था, ये एक अधिवक्ता थे। वकील के रूप में पटेल ने कमज़ोर मुकदमों को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद उन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृत संकल्प पटेल ने मिडिल टेम्पल का अध्ययन करने के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फिर 1913 में भारत लौटकर वह अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध के कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। ये सब कहाँ आंसर में लिखेंगे जी। 1917 में तक वह भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। ओके। 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी से प्रभावित होने के बाद पटेल ने पाया कि उनके जीवन की दिशा बदल गई है। पटेल गांधी के सत्याग्रह के साथ तब तक जुड़े रहे जब तक वह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष में कारगर रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को गांधी के नैतिक विश्वासों व आदर्शों के साथ नहीं जोड़ा और उनका मानना था कि उन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू करने का गांधी का आग्रह भारत के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है। फिर भी गांधी के अनुसरण और समर्थन का संकल्प करने के बाद पटेल ने अपने शैली
और वेशभूषा में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया, भारतीय किसानों के समान सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे और भारतीय खान पान को अपना लिया। 1917 से 1924 तक पटेल ने अहमदनगर के पहले भारतीय निगम के रूप में आयुक्त के रूप में सेवा प्रदान की और 1924 से 28 तक वह इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रहे। अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है जो हम आंसर में अपने लिख सकते हैं। 1918 में पटेल ने अपनी पहली छाप छोड़ी, जब भारी वर्षा से फसल तबाह होने के बावजूद बम्बई सरकार द्वारा पूरा सालाना लगान वसूलने के फैसले के विरुद्ध उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों और काश्तकारों के जन आंदोलन की रूपरेखा बनाई। 1928 में पटेल ने बढ़े हुए करों के खिलाफ बारदोली के भूपतियों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारदोली आंदोलन के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि मिली। 1930 में कब हुआ था ये बारदोली आंदोलन? 1928 में। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान पटेल को 3 महीने की जेल की सजा हुई। मार्च 1931 में पटेल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1937 के चुनावों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के संगठन को व्यवस्थित किया। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ पटेल भी गिरफ्तार हुए और अगस्त 1941 में रिहा हुए। गृह मंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 600 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद कश्मीर जूनागढ़ इनको छोड़कर शेष भारतीय रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गई थीं। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निज़ाम को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। ये सब बातें हम लिख सकते हैं कि कैसे विलीनीकरण में योगदान रहा है। नीतिगत दृढ़ता के लिए उन्हें सरदार और लौह पुरुष जैसी उपाधियां प्रदान की गईं। सरदार पटेल का निधन 1950 में दिसंबर महीने में बम्बई में हुआ। इनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं क्या हैं? वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक राष्ट्र हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहाता हुआ भूखा न रहे। उनके इस विचार की अवधारणा यह है कि भारत को उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए कृषि पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि देश का कोई भी व्यक्ति अन्न के लिए रोता हुआ भूखा न रहे। तभी यह देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। पूरे देश को इस विचार को अपनाने की आवश्यकता है। तो ये बात इन्होंने कहा कि कृषि में अच्छा उत्पादन करने का इन्होंने बात कही ताकि कोई अन्न के लिए आंसू न बहाए। वल्लभ भाई पटेल ने देश में अनेक धर्म अनेक भाषाएं हैं तो भी इसकी संस्कृति एक है। कहा है इन्होंने पटेल ने कि देश में अनेक धर्म अनेक भाषाएं हैं तो भी इसकी संस्कृति एक है। उनके इस विचार की अवधारणा यह है कि भारत देश में अनेक धर्म जाति भाषाएं होने के बावजूद पूरे देश को राष्ट्र प्रेम और संस्कृति ने एकता अखंडता एवं संप्रभुता के बंधन में बांधे रखा है। पटेल जी का कहना था कि भारत के प्रत्येक नागरिक को धर्म और जाति को भूलकर केवल यह याद रखना होगा कि अब वह केवल भारतीय है जिसके पास सभी अधिकार हैं लेकिन उसके कुछ कर्तव्य भी हैं। इस कथन का अर्थ यह है कि भारत के सभी नागरिक अपने देश के प्रति तथा कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना कायम रखें ताकि भविष्य में एक बेहतर समाज की स्थापना की जा सके। उनका कहना था कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सदैव आशावान रहता है, अर्थात कर्तव्य के प्रति ईमानदार व्यक्ति हमेशा सकारात्मक परिणाम की इच्छा रखता है।
इस विचार का अर्थ है कि समाज को सदैव अपने कर्तव्य के प्रति सजग, समर्पित और ईमानदार होना चाहिए, तभी हमें बेहतर परिणाम हासिल होंगे। पटेल जी का कहना था कि यह बिल्कुल सत्य है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना भी नहीं सीख पाते हैं। ये अच्छा कथन है, इसको हम नोट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि भाई संघर्ष का जीवन में क्या महत्व है। कई बार जब फेल होते हैं, असफलता हाथ लगती है, तो उस समय जो है ऐसी लाइन मोटिवेट कर सकती हैं, इंस्पायर कर सकती हैं। ठीक है, तो सरदार पटेल का बड़ा अच्छा कथन है कि यह बिल्कुल सत्य है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना भी नहीं सीख पाते। अर्थात असफलता या खतरे के भय से किसी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उस कार्य के प्रति निरंतर कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बिना कोशिश किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। जीवन की बाधाओं से लड़ने के लिए युवाओं को पटेल जी के इस विचार को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो पहले हम देख चुके, GS1 में और एथिक्स में इसका हम यूज कर सकते। कहीं जहाँ पे दृढ़ता वाली बात हो गई ना, दृढ़ता वाली बात, जैसे ये कथन हम, यह बिल्कुल सत्य है कि पानी में तैरने वाले डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना भी नहीं सीख पाते। जो ऐसे कथन है वो हम कहाँ यूज कर सकते हैं इस कथन को? जहाँ कहीं असफलता वाली बात है, जहाँ कहीं दृढ़ता वाली बात है, दृढ़ता वाली बात किसी कठिन गोल को, किसी लॉन्ग मतलब क्या दीर्घकालिक लक्ष्य को जिसमें काफ़ी समय लगेगा उसको प्राप्त करना है, उसमें कई बार बाधाएं आ रही हैं, तो वहाँ पे हम ऐसे कथन यूज कर सकते हैं। दृढ़ता बार बार इसलिए क्योंकि दृढ़ता से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, UPPCS मेंस में पूछा गया सेवा भाव, मतलब एक ही क्वेश्चन में सेवा भाव लिखा था और दृढ़ता लिखा था, दृढ़ता का साहस था। तो इन दोनों के ऊपर जो है 125 शब्द में शायद था पूछा गया था, तो 65 शब्द इस पे 65 शब्द इस पे लिख देते तो अपना काम हो जाता। तो दृढ़ता पे 65 शब्द लिखना है, तो ये एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं इनका कि पटेल ने जो है ऐसी बात कही थी। किनारे पर खड़े रहने वाले बिल्कुल सही कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे पर खड़े रहने वाले नहीं। लेकिन किनारे पर खड़े रहने वाले कभी तैरना भी नहीं सीख पाते। ये दृढ़ता का ही तो एग्जाम्पल है, इंस्पायर करने का एग्जाम्पल है। इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।